हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बनी जॉयस। तो आज एक और नई सीरीज के साथ हम लोग आए हैं सुपर 30 के, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड उसके फ्रीडम फाइटर्स के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। एंड जैसा कि आप जानते भी हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री एक तरीके का हमारा एक लार्जेस्ट वेटेज रखता है हमारे बीपीएससी के एग्जाम में और अदर बीपीएससी के एग्जाम में। तो उसी से आज हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या पैटर्न रहता है मॉडर्न हिस्ट्री को पूछने का, कैसा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री का और किस तरीके से हमें डील करना है अपने आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, जैसे कि आप हमारे थंबनेल पे भी देख रहे हैं, इस बार पार्ट 2 का सीरीज है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये पेज हमारा हमने कुछ वीडियोस डाली है जिसमें आप काफी एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे टॉपिक्स के ऊपर कि हमने जैसे पार्ट 1 कवर करा था इसमें, एंड सेकंड हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है बिहार सामान्य परिचय। इसमें स्पेसिफिकली बिहार स्पेशल के बारे में हमें पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, एंड उसके नोट्स भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं टेलीग्राम पे। आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। एंड ये रहा हमारा स्कैनर। अगर आपको कोई भी हमारे रिसोर्सेज को अटेन करना है, अब हमारे सारे रिसोर्सेज पे अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे रिसोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो आप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आजकल ये बहुत पूछा जा रहा है इस ऑर्डर के बारे में कि हमें पहले जहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे मेनली फोकस करा जाता था, फैक्ट्स पे मेनली फोकस करा जाता था, अब आज के टाइम पे हमें उनके डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में भी फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ राजा नंदा कुमार। सेकंड है हमारा ट्रीटी ऑफ सालबाई। थर्ड है हमारा बैटल ऑफ बांडी वॉश। फोर्थ है हमारा डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो जैसे कि हमने बताया था कि इस सीरीज का मोटिव हमारा सिर्फ पीवाईक्यू करने का नहीं है। इस सीरीज का मोटिव हमारा ये भी है कि पीवाईक्यू के जरिए जो और भी हमारे कंसेप्ट है उसको भी हम क्लियर कर सके एंड उसके ऑप्शंस को भी समझ सके कि वो ऑप्शंस भी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो हम लोग उन सबको भी क्लियर करेंगे। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इनके बारे में बता देता हूँ इसमें है क्या। पहला यहाँ पे था एग्जीक्यूशन ऑफ राजा नंद कुमार। राजनंद कुमार का मृत्यु दंड, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हुआ कब था। तो ये टाइम था 1765 का। 1765 का टाइम था जिसमें क्या हुआ था, राजा नंद कुमार जिसने अपने बेटे को एक दीवान बनाने के लिए, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे हमारे, कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये जो गवर्नर जनरल थे इनको घूस दिया गया था, जिसे हम ब्राइबरी भी कहते हैं। इनको घूस दिया गया था, लेकिन इस घूस से बचने के लिए इन्होंने सर एलिस एम्फे, नाम सुना होगा आपने, सर एलिस एम्फे, जो कि हमारा जब सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें भी फर्स्ट चीफ जस्टिस हमारे ब्रिटिश इंडिया के थे। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने एक साजिश रची थी के अंतर्गत 1729 का जो एक एक्ट था, 1729 का एक्ट था। क्या था इस एक्ट में? इस एक्ट में ये था, अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई भी ऐसा साजिश कर रहा है या उस पर झूठे आरोप लगा रहा है तो उसके जरिए उन्हें फांसी की सजा दी जाती थी। जबकि ये हमारा इंग्लिश एक्ट था, ये इंग्लिश लोगों के लिए था, ब्रिटिश लोगों के लिए था। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत साजिश कर राजानंद कुमार को मार दिया गया ताकि जो ब्राइबरी का जो एक दाग था वॉरेन हेस्टिंग का वो हटा सके। ठीक है, तो ये था इसका कंसेप्ट, होपफुली आपको समझ आया हो। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब ट्रीटी ऑफ सालबाई अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा, जो कि टाइम था आपका 1775 का। ये वो टाइम था जब आपका ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करा गया था। अब ट्रीटी ऑफ सूरत किससे साइन किया गया था? सालसेट और बसीन के लिए। बसीन के लिए क्यों साइन करा गया था? जब माधव राव जो कि अगले पेशवा थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद अगला सक्सेसर कौन होगा, यही मराठा एम्पायर में उस टाइम पे चल रहा था। अब जब मराठा एम्पायर में सब चल रहा था तो उनके जो चाचा थे जिसका नाम रघुनाथ राव था, उनको ये लग रहा था कि अब शायद अगला सक्सेशन मेरा ही आएगा, राजगद्दी मुझे ही मिलेगी, मराठा एम्पायर मेरे ही अंडर आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हुआ।
और उनके जगह पे किसको बनाया गया, उनके छोटे भाई माधवराव के छोटे भाई नारायण राव को अगला सक्सेसर बनाया गया। इसी से जलन की भावना रखते हुए रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों के साथ हाथ मिलाया। ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाने के बाद उसने ये बोला कि अगर आप मुझे मिलिट्री सपोर्ट दो, अगर आप मेरी हेल्प करो इन नारायण राव को एग्जीक्यूट कराने में, तो मैं आपको ये जो पार्ट है हमारा सैलिसिड एंड बसीन का, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसी के लिए हमारा फर्स्ट बाद में एंग्लो मराठा वॉर भी होता है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ सालबाई कहते हैं। 1782 में ट्रीटी साइन होती है, जिसमें ये बोला जाता है, कंक्लूड ये करा जाता है कि जो भी जिसकी टेरिटरी थी वो अपने अपनी टेरिटरी में वापस चला जाए। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो वांडी वॉश 1760 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। ब्रिटिश को कौन लीड कर रहा था? सर आयर वुड। फ्रेंच को काउंट डी लेली। ये इन्हें लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इनके बीच आपस में वॉर होता है लास्ट, इसको हम थर्ड कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है जिसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है हमारा। ट्रीटी ऑफ पेरिस में यही कंक्लूड होता है कि ये जो रीजन है ये पूरी की पूरी तरीके से ब्रिटिश के अंडर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ वांडी वॉश में फ्रेंच को उसने हरा दिया था। होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए इसके साथ साथ में कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच तीन जो हमारे कर्नाटिक वॉर्स थे वो लड़े गए थे। ठीक है, और तीनों की आपको ट्रीटी याद होनी चाहिए, जिसके लिए आपको मैं हो सके तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके ट्रिक ए पी पी। पहला है एक्स ले चैपेल, दूसरा है आपका पौंडुचेरी, तीसरा है आपका पेरिस। ये तीन कर्नाटिक वॉर्स है आपके। ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। होपफुली आपको ये भी समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान। 1799 में डेथ हो गई थी। सेरिंगापट्टनम को जब सीज कर लिया था, उसको दोबारा से रिगेन करने के लिए उसके ऊपर फिर से लड़ाई हुई, जिसके कारण सेरिंगापट्टनम को बचाते बचाते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय आपका? कौन था गवर्नर जनरल आपका? उस टाइम पे वाइसरॉय नहीं हुआ करता था, वाइसरॉय की उपाधि आपकी 1858 से शुरू हुई थी। तो ये याद रखना कि 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? वेलेस्ली के द्वारा हुई थी। वेलेस्ली से एक चीज और याद रखना कि वेलेस्ली को एक जालिम गवर्नर जनरल भी बुलाता था। ठीक है, उनकी पॉलिसीज के थ्रू एक पॉलिसी आपने बिल्कुल पढ़ी होगी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। तो इससे मिलाने की कोशिश करते हैं 1765, 82, 75। तो वांडी वॉश 3 के बाद आपका 1, उसके बाद आपका 2 और 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इन बिहार स्टार्टेड पब्लिकेशन एट फर्स्ट। ऑप्शन इज पटना हरकारा, बिहार बंधु, अकबर ए बिहार, बिहार हेरल्ड। ठीक है, अब ये न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर भी एक अच्छा पैटर्न रखता है कभी बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछने का। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन किसका एडिटर था, किसने उसे फाउंड करा था, उसे किस रीजन में फाउंड करा गया था। आपको ये सारी बात की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश। पटना हरकरा, तो पहले बात तो हम क्वेश्चन समझते हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूज़पेपर इन बिहार स्टार्टेड पब्लिकेशन, समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है पटना हरकरा, जो कि 1855 में करा गया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर था जिसको उर्दू में करा गया था। इसके द्वारा शाह सौरभ। ठीक है, नेक्स्ट बिहार बंधु। बिहार बंधु समझने से पहले एक बार अकबर ए बिहार समझ लेते हैं, क्योंकि सेकंड जो हमारा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था बिहार में
तो यही बना था। पहली बात तो समझते हैं किसके एफर्ट से हुआ था। तो उस टाइम पे जो पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर, उनके एफर्ट से हुआ था। एफर्ट्स ऑफ विलियम टेलर 1856 में हुआ था। फिर बिहार बंधु पे आते हैं। बिहार बंधु फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था हमारा, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। दो ब्रदर्स ने मिलकर इसे करा था। ठीक है, दो ब्रदर्स थे इसमें, जिसमें पहला पहला नाम था आपका मदन मोहन भट्टा। ठीक है, एंड उनके भाई केशव राम भट्टा। ठीक है, इनके पहले एडिटर थे हसन अली। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बिहार हेरिल्ड, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इनके द्वारा हुआ था गुरु प्रसाद सिंह। बिहार बंधु याद रखना एक वीकली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर। ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दो न्यूज़पेपर बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दो न्यूज़पेपर को कौन फाउंड करा था, कब फाउंड करा था। ठीक है, विद देयर डेट्स। तो फर्स्ट इज अबाउट सर्चलाइट, सर्चलाइट, एंड सेकेंड इज इंडियन ओपिनियन। ये दो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये दो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ देखने के पर्पज से नहीं, आप उसको पढ़ने के पर्पज से भी देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है मैच द फॉलोइंग इवेंट्स और उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ एसोसिएटेड पर्सन। तो वैसे भी ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ये बेसिक फाउंडेशन अगर पढ़ा है तो ये बड़े आसानी से आप कर भी सकते हो। तो जैसे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, आजादी आजाद दास्ता, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार और बिहार किसान सभा। इनके साथ एसोसिएटेड पर्सन बड़े इजी इजी नाम है सारे। जैसे अगर चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था इन खटिया सिस्टम के लिए, अबॉलिशन के लिए, वो किनके द्वारा किया गया था, उन कौन एसोसिएटेड थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एसोसिएटेड थे। ऐसी आजाद दास्ता की अगर बात करें तो आजाद दास्ता के साथ कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ऐसे इंडिविजुअल सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह, और बिहार किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हेक्टिक रूल नहीं लगना था इसमें, ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा कंसेप्ट था जो आपको नहीं पता होना। बेसिक कंसेप्ट है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका ऑप्शन भी मिला लेते हैं। ए का हमारा है 4, ए का 4, तो ए ऑप्शन तो कट जाएगा, 4 4 4। बी का हमारा है 1, तो बी ऑप्शन कट जाएगा, बी का 1। सी का हमारा है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, सेकंड ऑप्शन, तो ऑप्शन इज सी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट सुभाष चंद्र बोस। क्या करेक्ट है इसमें, तीन वर्ड्स को पढ़ना जरूरी है, फोकस करके पढ़ना है कि इसमें करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ये सारे वर्ड्स का क्या यूज हो रहा है, क्योंकि कभी कभी इन वर्ड्स में भी हम लोग कभी फंस जाते हैं और जिससे कारण हमारा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट 1938 त्रिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थाई सरकार गठित की। सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें, काफी रिफॉर्म्स लाने की, या चाहे मिलिट्री एगिजेशन को यूज करके ब्रिटिशों को बाहर निकालने की काफी कोशिश करी थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बट देखते हैं इसमें क्या है, क्या ठीक है हमारे लिए, क्या नहीं है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट था जिसमें ये बोला गया है कि उनको इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट 1938 के त्रिपुरी सेशन में। तो आपको दो सेशन तो कम से कम सुभाष चंद्र बोस के पता होने चाहिए जिसमें वो प्रेसिडेंट बने थे।
फर्स्ट सेशन इज 1938 का सेशन एंड सेकंड सेशन इज अबाउट 1939 का सेशन। 1938 का सेशन हुआ था हरिपुरा सेशन एंड 1939 का सेशन था त्रिपुरा सेशन। इसी में ही जो हमारे एक जो और नेता थे कांग्रेस के, उसको सीतामरैया ऐसे कुछ करके नाम था उनका, ठीक है, तो उनको उन्होंने क्या करा था, डिफीट करा था त्रिपुरा सेशन में, ठीक है। तो इधर 1938 का त्रिपुरी सेशन था, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था, ना कि त्रिपुरा सेशन, ठीक है। 1941 में एस्केप करा था हाउस अरेस्ट, कलकत्ता की बात है, ठीक है। यहाँ से एस्केप करके वो सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर में इन्होंने एक अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद करके दास्ता करके एक इन्होंने अपना स्टार्ट भी करा था, अर्जी हुकूमत ए आजाद दास्ता, ये इन्होंने बनाया था वहां पे सिंगापुर में, ठीक है, जिसको आगे जाकर हम लोगों ने क्या बोला, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला, जो सिंगापुर में बनाया गया था। होपफुली आपको सुभाष चंद्र बोस का ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है ये, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939, 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कौन इलेक्ट हुए थे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कौन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बने थे मार्च 1939 में। चीफ मिनिस्टर की जगह यहाँ पे कभी कभी प्रीमियर भी यूज करा जाता है, इस वर्ड से भी फेमिलियर हमें रहना है। कभी कभी पीएम भी वर्ड यूज करा जाता है, इस वर्ड से हमें फेमिलियर रहना, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, श्री कृष्ण शुक्ला, ठीक है, श्री कृष्ण शुक्ला, इसको बाबू करके भी टर्म यूज करते हैं इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चंपारण एग्रीगेंट कमेटी, चंपारण एग्रीगेंट कमेटी, सेटलमेंट वाज रीच बिटवीन बाय होम, इसके बीच चंपारण एग्रीगेंट कमेटी जो हमारी थी वो बनाई गई थी। तो चंपारण एग्रीगेंट कमेटी अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1917 में हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसको लीड करा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। वो हुआ था तीन कटिया सिस्टम को एबोलिशन के लिए, ठीक है। जो भी फार्मर जो कि कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे थे लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में, ठीक है, उन्हीं की आवाज को सुनने के लिए, उन्हीं की आवाज को आगे ऊपर उठाने के लिए महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो उसी सत्याग्रह से आगे जाकर जब ब्रिटिश थोड़ा झुका उनके सामने, एक कमेटी बनाई गई ताकि रिफॉर्म ला सके, जिस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रीगेंट कमेटी, ठीक है। तो चंपारण एग्रीगेंट कमेटी किसके बीच था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गांधी जी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बोलता है विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 टू बूस्ट होम रूल लीग एक्टिविटीज। तो होम रूल लीग कभी आप सुनो तो होम रूल लीग से पहली चीज तो आपको दो नाम याद आने चाहिए, फर्स्ट इज एनी बेसेंट एंड सेकंड इज बाल गंगाधर तिलक। ये दो नाम आपको बेशक याद होने चाहिए और याद आनी भी चाहिए। एनी बेसेंट जिसने इंडिया में वर्ल्ड वाइड हमारा इसको फैलाया था, ठीक है, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के हेडक्वार्टर्स थे मेनली महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, इन सब जगह में रिस्ट्रिक्टेड थे। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो कंपैरिजन करके पूछा जाता है, चाहे वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में हो, में लिखना हो, तो कंपैरिजन के मामले में बात करूँ तो कंपैरिजन में भी आपको ये पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो काफी ज्यादा ज्यादा एक्टिव रहा, काफी ज्यादा फैला और काफी ज्यादा काम करा था एज कम्पेयर टू एनी बेसिस, ठीक है। तो 1918 में कौन सा कांग्रेस लीडर था जिसने बिहार विजिट किया था 1918 में, तो वो थी एनी बेसेंट,
एनी बेसेंट। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, उस आजादी के साथ साथ दो देशों का जो विभाजन हुआ था, उसके साथ ही में आप ये चीजें भी इजीली समझ जाओगे। ठीक है, पार्टीशन का टाइम भी अगर आप हिस्टोरिकली समझना चाहो तो 1939 के सेशन में जब मुस्लिम लीग ने अपनी रेजोल्यूशन को जब पेश करा था कि हमें हमें भी थोड़ा बहुत अटेन करने दो या हमें भी थोड़ा बहुत ऊपर आने दो, जब उन चीजों में चीजें अनबैलेंस्ड रही, उसके कारण इनके दिल दिमाग में ऐसे ख्याल आए कि हमें एक अलग देश बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज द स्लोगन डिवाइड एंड क्वाइट? डिवाइड एंड क्वाइट, बांटो और छोड़ो। मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए अंसारी, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद इकबाल? क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? डिवाइड एंड क्वाइट। इससे पहले आप पहले ये समझो कि ये बोला कब गया था। ये बोला गया था कराची सेशन में। कराची सेशन में कब? 1943। कराची सेशन में कौन कंडक्ट कराया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब जब इतनी बात आपको पता चली गई है तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है, ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो भेजी जगह पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग इंडिया। एक जर्नल था, ठीक है, एक राष्ट्रीय पत्र था हमारा, जो कि पूछा जा रहा है किसने स्टार्ट करा था? किसने स्टार्ट करा था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मौलाना अबुल कलाम आजाद? किसने स्टार्ट करा था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी के लिए स्टार्ट करा था। मेरी आइडियोलॉजी जो है वो मेनली मैं सब सब जन तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, जो भी उन्होंने 1919 से लेकर 1930 तक अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत लोग इसमें फंसे भी थे ये सोचकर कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, किधर से पूछा। लेकिन हमें एक बेसिक अगर नॉलेज अगर हम ले रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी फाउंडेशन के बारे में, तो हमें वो चीज भी पढ़नी जरूरी है जो उससे एसोसिएट करती है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि नेम द प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ हु प्रमोटेड मुस्लिम कम्युनलिज्म इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th century। ठीक है, अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो इनको बढ़ावा देने वाले कौन से एमएओ कॉलेज के प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रिंसिपल थे। मिंटो, डूनलॉप, स्मिथ, विलियम मॉरिस और थियोडोर बैक? तो इसका आंसर था हमारा थियोडोर बैक, जिसने काफी बढ़ावा दिया था हमारे कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं मुस्लिम में। और अगर अलीगढ़ से आप एमओए कॉलेज को ध्यान में रख रहे हो तो आगे जाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बोला गया इसको, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोला गया। एंड इसको कब फाउंड करा गया था? 1775 में। किसके द्वारा फाउंड करा गया था? सर सैयद अहमद खान। इनका ये मानना था कि हमारे मुस्लिम में भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हम ऐसा रेवोल्यूशन लाए ताकि हम लोग भी मॉडर्नाइज हो पाए, अपने अपने चीजों को रिफॉर्म कर पाए और बेटर कर सके। ठीक है, इनका मोटिव ये था। काफी क्रिटिक्स भी ऐसे थे जिन्होंने इसके खिलाफ भी गए,
कि हम अपने धर्म जैसा हमारा धर्म है वैसे ही रहना चाहिए, इनके खिलाफ भी गए, लेकिन एट लास्ट जो उन लोग चाहते थे वो थोड़ा बहुत ये अचीव कर पाए। ठीक है, और इनके सपोर्ट में थियोडर बैक हमेशा से काम करते रहे। क्वेश्चन नंबर 12 is about who got the opportunity to become a professor of Indian philosophy at the University of California in 1911. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911। इसको आप एक और नाम से जान सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्या है क्या नहीं है, तो आप एक चीज और समझ सकते हो इसके बारे में। 1911 किसका टाइम था? लॉर्ड हार्डिंग का टाइम था। ठीक है, इससे रिलेटेबल आपका क्या क्या है? आपका दिल्ली बॉम्ब केस, तो चांदनी चौक बॉम्ब केस भी बोला गया था। ठीक है, ये सारा। और आपको क्या पता होना चाहिए था? ठीक है, 1911 से आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और शिफ्टिंग हुई थी कैपिटल की, कैलकाटा से दिल्ली आया था 1911 से, पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किसको अपॉर्चुनिटी मिली थी एज अ प्रोफेसर बनने की, फिलोसफी की या संस्कृत का? जो इंडियन फिलोसफी और संस्कृत जो प्रोफेसर जिसको अपॉइंट करा गया था वो करा गया था लाला हरदयाल को, जिनका मेन ये एसोसिएट भी रहते एक मूवमेंट के साथ जिसका नाम था गदर पार्टी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये बात की, एंड आपको पता भी चल गया होगा अगर कुछ चीजें आपकी मिसिंग हुई होगी तो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि काफी वीडियोस में अपलोड कर दी है। ठीक है, चाहे वो बिहार सामान्य परिचय से हो या चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस से, ये समझना हो कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी को और बेटर करना है। हम लोग, हमारी टीम जो है उस पर काफी काम कर रही है, चाहे वो क्वेश्चंस बनाने पे हो, चाहे वो कंटेंट मेकिंग पे हो। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर हमारे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, या अगर आपको डेली आपको अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि हमारी टीम पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि which viceroy had a bomb thrown at him on the occasion of his official entry into Delhi? ऑफिशियल एंट्री एट दिल्ली मतलब दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किया किस वाइसरॉय पर एक बम फेंका गया था? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली हमने इस बारे में बात भी करी थी कि ये कब की बात है? ये बात है 1911 की। इसके अंडर की बात है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। दिल्ली मतलब कि इसको क्या बोला जाता है? दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अब और क्या हुआ था? 1911 में शिफ्टिंग हुई थी कैपिटल की, कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर हमें वैसे मिल जाता है लॉर्ड हार्डिंग। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। Which Indian leader was the first to accuse liberal of using safety valve theory? सेफ्टी वेल्व थ्योरी। तो सेफ्टी वेल्व थ्योरी से आपको पहले एक चीज समझनी चाहिए कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्यों बोली गई थी। सेफ्टी वेल्व थ्योरी का कंसेप्ट बस इतना था कि जो इसके जो फाउंडर थे उनका ये कहना था कि क्या चीजें हैं जो कांग्रेस के साथ हमारे रिलेट नहीं कर रही। कांग्रेस के साथ रिलेट क्या नहीं कर रही थी? उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो बनाई गई है वो बनाई गई है फॉर द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, फॉर द फेवर ऑफ लॉर्ड डफरिन, क्योंकि उस टाइम पे वाइसरॉय थे हमारे। ठीक है, और जो इनके फाउंडर थे एओ यूम, उनको ये लगता था कि एओ यूम और जो लॉर्ड डफरिन है उन्हीं की कोई साजिश है दोबारा से कि वो इंडिया को कांग्रेस के नाम के थ्रू एक पॉलिटिकल एगैनिटी में जोड़कर उसको उसमें काम कराना चाहते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी वेल्थ थ्योरी का यही एक कंसेप्ट था, यही एक मतलब था। ठीक है, तो सेफ्टी वेल्थ थ्योरी को जिसने दिया था वो थे हमारे
ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, आपसे पूछते हैं फिर। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि इंप्लीमेंट करा गया था बंगाल। इससे पहले आपको ये थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, 1757, दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल को अपने अंडर ले लिया गया था। ठीक है, बंगाल को अंडर लेने के बाद जो उनके सपोर्ट में थे जगत सेठ या मीर जाफर, उनको मीर जाफर को आगे जाकर अपॉइंट करा गया एज अ नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन जब मीर जाफर के साथ भी चीजें नहीं अच्छी चली तो उसका जो उसके जो दामाद थे जिसका नाम था मीर कासिम, उसको गद्दी बिठाया गया। मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से चेंज भी करी थी, बिहार में मुंगेर में चले गए थे। ठीक है, मुंगेर में जाने के बाद एक तरीके की अपने आप को जोड़ने की कोशिश करी शाह आलम सेकंड के साथ या अवध के नवाब के साथ, ताकि एक जॉइंट फोर्स होकर हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज भी नहीं हो पाई। कब नहीं हो पाई? 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में नहीं हो पाई। नहीं हो पाने के कारण क्या हुआ, उन तीनों फोर्सों को हरा दिया गया। जब वो तीनों फोर्स हरा दी गई तो 1765 में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, साइन कर दी गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ही उसके बाद ही एक ये गवर्नेंस का एक इम्प्लीमेंटेशन करा गया बंगाल में, जिसका नाम था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। के थ्रू करा गया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू करा गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू करा गया था। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जो डुअल सिस्टम करा था वो दो टाइप की थी। पहली बोलती थी दीवानी, दूसरी थी निजामत। ठीक है, दीवानी और निजामत। दीवानी जो मेनली होता था, दीवानी हमारा किसके अंडर में रहता था? दीवानी हमारा रहता था मेनली ब्रिटिश के अंडर में, इसमें लैंड रेवेन्यू का टैक्स वगैरह ऐसे ये सारी चीजें अपने अंडर में रखा था ब्रिटिशर्स। एंड जो निजामत थी, जो कि था एडमिनिस्ट्रेशन, वो दे दिया जाता था नवाब को या वहां के रूलर्स को। ठीक है, होपफुली डुअल सिस्टम भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फोटो लेना चाहता हो फोटो ले सकते हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बात करता है who among the following participated in parliament of religious held in Chicago in 1893। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनमें से कौन है ऑप्शन? तो इसमें से ऑप्शन है हमारा स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद क्यों थे ये समझते हैं। पहली बात कि इनको पार्टिसिपेट करवाया गया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो कि शिकागो में हुआ था। ठीक है, एज अ हिंदुज्म रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इनको बुलाया गया था, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी इन 1923। महात्मा गांधी, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है हमारा सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। 1923 में हुआ था। सी.आर. दास इज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू इज द सेक्रेटरी। बेसिकली इसका जो पूरा नाम था वो था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ये इसका पूरा नाम भी था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हु कंपोज द फेमस प्ले
नील दर्पण who depicted the exploitation of indigo farmers. Option is दीन बंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन। क्या है इसका ऑप्शन, क्या है इसका आंसर, क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर इज दीन बंधु मित्र, जिन्होंने लिखी थी इसे 1858-59 के अराउंड। इसमें हमारा क्या बोला गया था, इंडिगो कल्टीवेशन के रिगार्डिंग था कि जो एक्सप्लोरेशन जो सरकार कर रही थी इंडिगो की खेती के लिए बंगाल में, ठीक है, उसी के ऊपर एक दीन बंधु मित्रा ने लिखा था हमारा एक फेमस प्ले, जिसका नाम था नील दर्पण। ठीक है, होपफुली आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेम हमने पहले भी बात कर ली थी मैच द फॉलोइंग में वांडी वॉश के बारे में। ठीक है, तो बैटल ऑफ वांडी वॉश जो 1760 में हुआ था, ठीक है, इनके बीच हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश को कर रहे थे लेड सर आयरकूट और फ्रेंच को कर रहे थे लेड काउंट डी। ठीक है, आंसर इज फ्रेंच। कौन इसके ब्रिटिश का लड़ रहा था, तो फ्रेंच लड़ रहा था। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इंडिया। कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था कम्युनल या सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया? तो आपको एक्ट भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। कभी कभी एक्ट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रखी होती है, वरना उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस चीज में क्या एडिशन करा गया था, क्या डिलीशन करा गया था, क्या चीजें और जोड़ी गई थी उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक्ट भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में। एक्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग आने वाले पार्ट्स में एक्ट्स को या हिस्ट्री के भी अलग अलग टॉपिक्स को, पॉलिटी के अलग अलग राइट्स को विद देयर आर्टिकल्स, हम लोग ये सारी सब पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ये सब वीडियोस बिल्कुल इजी माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे इंडिया में किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी। ठीक है, 1909 से आपको सिर्फ यही याद नहीं रखना कि कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। ठीक है, इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता था, मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता था। मॉर्ले मिंटो एक्ट। सेकंड एसपी सिन्हा जो कि फर्स्ट लॉ मेंबर एंड पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने थे, एसपी सिन्हा। थर्ड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। बाद में 1919 वाले एक्ट में, मॉन्टेक चैम्सफोर्ड वाले एक्ट में, इसको कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ाकर बुद्धिज्म, जैनिज्म को भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसमें अगर एक चीज और मैं बताना चाहूँ तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम लोग बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय विधायक परिषद। ठीक है, इसमें भी मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए थे 16 to 60। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। होपफुली आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को हम लोग ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। काफी चीजें हमने इससे अडेप्ट करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। 21st क्वेश्चन। अभी तक हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में होपफुली आपको बहुत सारी चीजें और समझ आ गई होगी, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए होंगे। अगर आप नोट्स खुद से प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर ये जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है हमारी, उसको आप ले सकते हैं हमारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, सॉरी प्यास लग रही है इसलिए फंबल हो रहा हूँ। ठीक है, चलो ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। इन विच रीजन डिड द कोल रिवोल्ट
टेक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बुधो भगत। नॉट ओनली बुधो भगत, इनके साथ हमारे और थे, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, चलो। तो कौन से रीजन में हमारा जो कोल्ड रिवोल्ट हुआ था वो कौन से रीजन में हुआ था, ये हमें बताना है। सिंहभूम, कच्छ, पश्चिमी घाट या सतारा, क्या लगता है आपको, बताओ मुझे, क्या लगता है आपको। तो वैसे भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है सिंहभूम। कब हुआ था, 1830। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, हु ड्रू अटेंशन महात्मा गांधी टुवर्ड द कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स इन चंपारण। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चा पढ़ता है इस बात को, हर एक बच्चे को पता होता है ये बात। तो ऑप्शन देखते हैं, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या आचार्य कृपलानी। आंसर आपको मिल गया होगा इसका, राजकुमार शुक्ल। लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट में महात्मा गांधी से मिले थे एंड उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज हमारे यहाँ आए, एक बार देखें कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स की क्या दुर्गति हो रही है, किस तरीके से फार्मर अपने आप को इन दुविधाओं में दुविधाओं में एक जाल में फंस रखा है। ठीक है, तो इन सब के लिए इनवाइट करता है महात्मा गांधी जी को विजिट करने के लिए चंपारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 23rd क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया, he used civil which he used civil disobedience। ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रोड सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें सब फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी साउथ अफ्रीका से, कुछ चीजें और बता देता हूँ, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया में आ गए थे। 1950 में आने के बाद गांधी जी एक आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करते थे, एक इंसान को बहुत फॉलो करते थे, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ही ये फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी को कि आप एक साल पूरे भारत में विजिट करो, आप ये देखो कि भारत में क्या व्यवस्थाएं चल रही है, भारत किस तरीके से चल रहा है, पहले आप खुद सीखो, उसके बाद ही आप कहीं जाना, तब तक आप बिल्कुल साइलेंस रहो, तब तक चुप रहो, सिर्फ व्यवस्थाओं को आप समझो। ठीक है, तो ये बोला गया। इन्होंने एक आश्रम की भी शुरुआत करी गई गांधी जी ने, जिसका नाम था साबरमती में, साबरमती में, अहमदाबाद में। ठीक है, आश्रम की शुरुआत करी थी। ठीक है, आश्रम की भी शुरुआत करी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है चंपारण। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, एक करके, अगर आपको कभी गांधी जी के ये ऑर्डर भी याद रखने हो, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 24th क्वेश्चन इज अबाउट हु इज द राइटर कंपोजर ऑफ द फेमस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो ये जो सॉन्ग था ये लिखा गया था फॉर द राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी कांड में जुड़े हुए थे। ठीक है, इसको लिखा गया था, इसके राइटर कंपोजर थे हमारे बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग। 25th क्वेश्चन इज अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जुलाई 1905 में हमारा को लागू करा गया था एंड इफेक्ट में कब आया ये, 16 अक्टूबर 1905। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसको कब लागू करा गया था, इसको कब इफेक्ट करा गया था। ठीक है, कौन लाया था इसे, लॉर्ड कर्जन, इस टाइम के वॉइसरॉय थे हमारे, जिन्होंने इसको लाया था। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन को पता होनी चाहिए। इन्हीं के साथ अब ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि
विच मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसके रिएक्शन में क्या कौन सा मूवमेंट को लागू करा गया था? वो था आपका स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जिसके अंदर में ये था कि जितने भी हमारे देश के खुद के बनाए गए इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है, चाहे वो गुरुकुल्स हो, बहुत सारे गुरुकुल्स भी उस टाइम पे बने थे, और जितने प्रोडक्ट्स है उन सबको यूज करो, दोबारा से अटेन करो, ठीक है, और जितने भी फॉरेन गुड्स है उन सबको बॉयकॉट करो। यही था इस मूवमेंट का पर्सपेक्टिव। ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था टाउन हॉल में, कैलकाटा, ठीक है। बाद में ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको एनल्ड कर दिया गया था, एनल्ड कर दिया गया था 1911 में। उस टाइम के वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following was the advocate who appeared in the defense of INA trials in Delhi during 1945 to 1946? भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ खड़से, ठीक है। इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? वैसे अगर इसके आंसर की बात करो तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये सारे मेंबर्स थे, इनके साथ साथ और भी कई मेंबर्स। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। मैडम कामा अनफोल्ड इंडिया ट्राई कलर फ्रीडम फ्लैग। जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न फ्लैग है उसको उन्होंने फ्लैग आउट करा था, कहाँ पे फ्लैग ऑफ करा था? कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन सॉइल में, ठीक है, पेरिस में, फॉरेन सॉइल में करा था मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। कहाँ करा था? स्टटगार्ट, यहाँ पे करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली ये क्वेश्चन है। टी आर दास को देशबंधु, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार, जवाहरलाल नेहरू को पंडित। क्या लगता है आपको इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ई, सारे ठीक है। पूर्ण स्वराज डे, विच डे वॉज डिक्लेयर एज द पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं हमारा कौन सा सेशन। एक मिनट, सॉरी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सिस्टम भी चेक करने गया था, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज डे हम लोग पढ़ रहे थे। पूर्ण स्वराज डे में क्या है, इसको कब अडॉप्ट करा गया था? लाहौर सेशन, ठीक है, दिसंबर 1929। ढंग से लिख देते हैं, पूर्ण स्वराज डे लाहौर सेशन 1929। कौन लेड करे थे इन्हें? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने लेड करा था, इन्होंने डिक्लेयर करा था कि हम पूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंस लेंगे, पूर्ण तरीके से स्वराज को अटेन करके रहेंगे, ठीक है। एंड उसी की चीज में हमने 26 जनवरी 1930 को हमने अपना रिपब्लिक डे भी मनाया, ठीक है। तो ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस डिड गांधी जी स्टडी? कौन से कॉलेज में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करी? श्यामल श्यामलदास कॉलेज भावनगर में, ठीक है, बहुद्दीन कॉलेज जूनागढ़ में, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद के, धर्मेंद्र जी कॉलेज राजकोट। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, आंसर है इसका ऑप्शन ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर में। इसी के बाद इन्होंने अपनी लॉ की आगे की पढ़ाई करने के लिए ये बाहर चले गए थे।
ठीक है, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बहुत कुछ इसमें समझने को मिला होगा। आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम लोग कंसेप्ट वाइज भी तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, एंड कैसे हमें चीजों को समझना है, उसको कैसे पढ़ना है, उनको उनको सारी तरीकों से आपको हमारी इस वीडियो में हेल्प मिली होगी। आई होप आप हमारे से पहले भी एक पार्ट आ रखा है। ठीक है, सुपर सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने एशियंट और मिडिवल के पीवाईक्यू को एनालाइज करके उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जाओ, एक बार देखो, समझो इस चीज को, इसमें कैसे हम तैयारी आगे की अपनी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे और भी वीडियोस है, उन सारी वीडियोस को आप एक बार जाओ, कहीं ना कहीं आपको उस वीडियो से हेल्प ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। सिर्फ मेहनत इस लाइक्स या शेयर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं कि जो चीजें शायद हम लेना चाहते थे हमें नहीं मिल पाई अपने एग्जाम की तैयारी के बीचों में या एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकें ताकि आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को डेवलप कर पाए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई सीरीज में। ठीक है, जिसमें हम लोग आगे और ऐसे ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस को करने का ट्राई करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड ये समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डिमांड करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें आगे डील करना है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो बिकॉज ऑफ दिस आपको सारी अपडेट्स हमारे चैनल्स की आपको आपके तक पहुंच सकेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।